हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों चैप्टर चल रहा था 6, हमारा पर्यावरण। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं हमारे पर्यावरण में कौन कौन से घटक होते हैं। तो हम लोग वो पढ़ चुके हैं कौन कौन से घटक होते हैं। और अब देख लेते हैं दोस्तों पर्यावरण में किस तरीके से ओजोन परत का महत्व होता है। तो आइए देख लेते हैं ओजोन परत क्या होती है। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं। अगला जो टॉपिक दिया गया है वो है ओजोन परत। तो हेडिंग डाल लेते हैं ओजोन परत। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ओजोन परत क्या कार्य करती है। ओजोन के एक ओजोन के एक ऑप्शन के 3 परमाणुओं से एक ऑप्शन ऑप्शन के 3 परमाणुओं 3 परमाणुओं 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। एक और जहां एक और एक और जहां ऑक्सीजन एक और जहां ऑक्सीजन जीवनदायक गैस है। जीवनदायक गैस है। दोस्तों ऑक्सीजन क्या है? जीवनदायक गैस है, क्योंकि यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। और दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। और दोस्तों हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी ओर लेते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से पर्यावरण के संतुलन के लिए हरे पेड़ पौधों का लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों देख लेते हैं वहीं दूसरी ओर वहीं दूसरी ओर वहीं दूसरी ओर ओजोन एक घटक दूसरी ओर ओजोन एक घटक विषैली गैस है। घटक विषैली गैस है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये कैसी गैस है। यह एक घटक और विषैली गैस है। तो क्या करते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम ऑक्सीजन का सूर्य के प्रकाश में सर्वप्रथम ऑक्सीजन का सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणों द्वारा पराबैंगनी किरणों द्वारा पराबैंगनी किरणों द्वारा स्वतंत्रता पराबैंगनी किरणों द्वारा स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु में ऑक्सीजन परमाणु में ऑक्सीजन परमाणु में अपघटन होता है। ऑक्सीजन परमाणु में अपघटन होता है। परमाणु में अपघटन होता है। इस प्रकार इस प्रकार विघटित परमाणु
इस प्रकार विघटित परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ओजोन बनाते हैं। ओजोन बनाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं ओजोन गैस किस तरीके से बनती है। तो देख लेते हैं किस तरीके से ऑक्सीजन जो है किस तरीके से विघटित होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, O2 है ऑक्सीजन, और जब इसकी क्रिया होती है दोस्तों पराबैंगनी विकिरण से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण से। तो ये कितने भागों में टूट जाता है, दो भागों में, यानी O प्लस O इस तरीके से दो भागों में टूट जाता है, डबल O बन जाता है। अब आइए देख लेते हैं ऑक्सीजन परमाणु ये बन जाता है दोस्तों। तो दोबारा में एक्सरसाइज में क्या होगा दोबारा दोस्तों जब बनेगी श्रृंखला, तो उसमें आ जाएगा O, यानी ये ऑक्सीजन परमाणु है, लिख लेते हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु प्लस, अब ऑक्सीजन के साथ में इसकी क्रिया कर देते हैं O2, ये ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन गैस है। अब दोस्तों इनकी जब क्रिया कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ये दो है और ये एक, तो यानी O3 बन जाएगा। और दोस्तों यही जो O3 होती है यही क्या कहलाती है, ओजोन कहलाती है। ये ओजोन कहलाती है। और दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे होती है दोस्तों, समताप मंडल में, समताप मंडल में। अब दोस्तों एक समताप मंडल में ओजोन परत होती है, वो परत क्या करती है समताप मंडल में जो होती है ओजोन परत के रूप में, तो वो सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरण आते हैं उनसे पृथ्वी की रक्षा करती है। दोस्तों यदि नहीं तो सूर्य से इतनी घातक किरणें निकलती हैं कि यदि वो किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाएं तो उसे त्वचा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। दोस्तों जब कोई भी प्रकाश की पराबैंगनी विकिरण ओजोन परत से टकरा कर आती है तो वो एक विटामिन डी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और दोस्तों इस वजह से हमारी पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, ओजोन परत। यह किस तरीके से कार्य करती है, एक कवच के रूप में कार्य करती है। यानी ओजोन परत जो है दोस्तों वो क्या है, वो एक कवच के रूप में कार्य करती है। यानी पृथ्वी की रक्षा कैसे करती है, एक कवच के रूप में कार्य करती है। अब दोस्तों ओजोन परत में कई जगह से छिद्र पाए गए हैं, यानी ओजोन परत जो है वो क्षीण हो रही है, धीरे धीरे उसका क्षय हो रहा है प्रदूषण के कारण। तो दोस्तों इसी वजह से अत्यधिक देख रहे हैं, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा तेज पृथ्वी पर पड़ रहा है, और उसी के कारण बहुत ज़्यादा सर्दी पर भी इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो ये ओजोन परत के क्षय होने के कारण दोस्तों इस तरीके से मौसम में बदलाव होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका महत्व क्या है। तो महत्व देख लेते हैं दोस्तों, वायुमंडल के ऊपरी स्तर में क्या लिखेंगे, वायुमंडल के ऊपरी स्तर में, वायुमंडल के ऊपरी स्तर में उपस्थित ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक आने से रोकती है। ये दोस्तों जो ओजोन परत होती है वो क्या करती है, पराबैंगनी जो विकिरण होते हैं उन्हें पृथ्वी तक आने से रोकती है।
यह एक सुरक्षा कवच, यह एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। यह कैसा कार्य करती है दोस्तों? यह एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। अब दोस्तों देख लेते हैं ओजोन परत में जो कमी आ रही है, ओजोन परत जो जो धीरे धीरे क्षय हो रही है, उससे कौन 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 से प्रभाव पड़ रहे हैं पृथ्वी पर, कौन कौन से इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं ओजोन परत का अपक्षयन। ओजोन परत का अपक्षयन दोस्तों किस तरीके से हो रहा है देख लेते हैं। किस तरीके से ओजोन जो है वो अपक्षय हो रही है, समाप्त हो रही है धीरे धीरे से प्रदूषण के कारण। तो पर्यावरण में ओजोन की मात्रा में पर्यावरण में ओजोन की मात्रा में गिरावट अपक्षयन कहलाता है। अपक्षयन कहलाता है। इसकी मात्रा में तेजी से गिरावट दोस्तों ये तेजी लिखा है, तेजी से गिरावट, इसकी मात्रा में तेजी से गिरावट का मुख्य उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और दोस्तों ये गैस कहाँ से निकलती है? CFC, क्लोरोफ्लोरो दोस्तों क्या बोलते हैं? CFC, ये दोस्तों है, इसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन है CFC। और ये निकलती कहाँ से दोस्तों? ये निकलती है रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर दोस्तों जो हम लोग आम भाषा में फ्रिज बोलते हैं, तथा AC से है। यानी जो रेफ्रिजरेटर होता है और जो AC होती हैं वातानुकूलित चीज़ें होती हैं, अग्निशमन बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाते हैं, वो सब इनसे कौन सी गैस निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, अपक्षय कर पहुंचाती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से वायुमंडल की परतें होती हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं और कहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। वायुमंडल के सबसे समीप की जो परत होती है दोस्तों उसे बोलते हैं नंबर 1, उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों उसे? क्षोभ मंडल। यहाँ से लिख देते हैं सही से दोस्तों, क्या उसे बोलेंगे? क्षोभ मंडल। दोस्तों उसे क्षोभ मंडल बोलते हैं, जो सबसे निचली परत पाई जाती है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रोपो ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ये दोस्तों क्षोभ मंडल की परत होती है, पहली परत होती है। दूसरी परत देख लेते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों समताप मंडल। समताप मंडल,
समताप मंडल को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रेप्टो बोलते हैं। स्ट्रे स्ट्रेटो स्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर। दोस्तों क्षोभ मंडल जो होता है इसके बारे में बता दें। क्षोभ मंडल में दोस्तों क्या होता है? मौसम परिवर्तन होते हैं, यानी जो भी बारिश होती है, आंधी आती है, तूफान आता है, ओलावृष्टि होती है, वो दोस्तों सारी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। दोस्तों ये जो समताप मंडल है ये सबसे एकदम समान इस पर टेम्परेचर रहता है, और समताप मंडल में ही दोस्तों क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ही हवाई जहाज जो दोस्तों होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, वो इसी मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों हम लोग समझ गए मौसम में परिवर्तन किस में होता है? क्षोभ मंडल। ये पृथ्वी के सबसे समीपस्थ का मंडल है। उसके बाद में दोस्तों जो आता है वह है समताप मंडल। इसे इसमें हवाई जहाज उड़ते हैं, इसका टेम्परेचर जो है, तापमान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला दोस्तों जो है वो तीसरे नंबर पर, वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल। और दोस्तों मध्य मंडल को बोलते हैं इंग्लिश में मीसोस्फेयर। क्या बोलते हैं दोस्तों? मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर दोस्तों बोलते हैं मध्य मंडल को। और दोस्तों ये सबसे गर्म मंडल माना जाता है। जो दोस्तों मध्य मंडल है मीसोस्फेयर, ये सबसे गर्म मंडल होता है। अगला दोस्तों देख लेते हैं, उसे बोलते हैं आयन मंडल। दोस्तों इस ये गर्म नहीं होता दोस्तों। जो आयन मंडल होता है जिसे ताप मंडल भी कहते हैं, थर्मोस्फेयर, दोस्तों वो सबसे गर्म होता है। इसके बाद का जो है चौथा दोस्तों देख लेते हैं, इसे बोलते हैं ताप मंडल, या इसी को दोस्तों बोलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल। और दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर। दोस्तों ये होता है चौथा नंबर, थर्मोस्फेयर। और यही दोस्तों क्या है? यही सबसे गर्म मंडल होता है, थर्मोस्फेयर। इस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं सबसे लास्ट में जो पांचवा होता है भाग। तो पांचवा भाग होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल। और इसको इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर। तो दोस्तों एक्सोस्फेयर क्या होता है? बाह्यमंडल होता है। और इसी में क्या अंतरिक्ष स्टेशन वगैरह बनाए जाते हैं। ये लगभग पृथ्वी तल से 1600 किलोमीटर तक मानते हैं, यानी 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है, यानी 500 से 1000 से अधिक मीटर पर जो पाया जाता है दोस्तों वो बहिर्मंडल पाया जाता है। तो इसकी ऊंचाई दोस्तों जो होती है पृथ्वी तल से लगभग 1600 किलोमीटर के ऊपर होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं। सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। दूसरी परत होती है दोस्तों समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तीसरी होती है मध्य मंडल, जिसे मीसोस्फेयर बोलते हैं। चौथा होता है दोस्तों तापमंडल या आयन मंडल, यानी थर्मोस्फेयर। दोस्तों ये थर्मोस्फेयर जो है ये सबसे गर्म मंडल होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, नाम दिया गया थर्मो, यानी थर्मामीटर, जैसे गर्मी चेक करते हैं, यानी फीवर चेक किया जाता है थर्मामीटर। तो यहीं से दोस्तों इसे समझ लेंगे कि यहाँ पर थर्मोस्फेयर है वो सबसे गर्म मंडल है। और दोस्तों जो एक्सोस्फेयर है ये सबसे बाहरी मंडल होता है, इसी में अंतरिक्ष स्टेशन वगैरह बने होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक दिया गया है। दोस्तों लास्ट टॉपिक जो है वो दिया गया है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन। दोस्तों जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से ये लास्ट छठवें चैप्टर का जो जो दोस्तों दिया गया है उसमें ये लास्ट टॉपिक दिया गया है कचरा प्रबंधन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी पर्यावरण का एक हिस्सा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। सबसे ज़्यादा पर्यावरण में हमें लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक पॉलीथीन यानी उन वस्तुओं का प्रयोग ना करें जिन्हें पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता। उनमें से सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण का कारण जो दोस्तों होता है वो होता है पॉलीथीन का प्रयोग। और दोस्तों आजकल के युग में पॉलीथीन का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं कचरा प्रबंधन में क्या होता है दोस्तों। तो लिखेंगे देश की समृद्धि
देश की समृद्धि एवं विकास के साथ समृद्धि एवं विकास के साथ हमारे जीवन शैली में प्रचुरक सुधार हुआ है। हमारी जीवन शैली में प्रचुरक सुधार हुआ है। इस सुधार के साथ ही कचरे की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस कचरे की मात्रा में दोस्तों क्या हुआ है? अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप अधिक बीमारियां मुख्य रूप से कचरा के कारण ही होती हैं। मुख्य रूप से कचरा के कारण ही होती हैं। इनके कुछ सामान्य तरीके होते हैं, जिससे हम अपनी व अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सकें। तो ये दोस्तों दिया गया है कचरा प्रबंधन में किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनकी सुरक्षा किस तरीके से हम लोग करते हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता है। क्योंकि दोस्तों कचरा होना, जहाँ पर हम लोग रहेंगे, जहाँ पर मानव जनसंख्या होगी दोस्तों, वहाँ पर कचरा होना तो बिल्कुल ज़रूरी है। कचरा ज़रूर होगा दोस्तों, गंदगी ज़रूर होगी। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये चीज़ें फैलती हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नंबर 1 इनका कैसे इनसे निपटेंगे। यानी जैव निम्नीकरण पदार्थ का जैव निम्नीकरण पदार्थ का उपयोग बढ़ाकर अजैव निम्नीकरण पदार्थ कम करने चाहिए।
दोस्तों जैव निम्नीकरण क्या होते हैं? जो पूरी तरीके से वायुमंडल में अपघटित हो जाते हैं, यानी इस मिट्टी में मिल जाते हैं, उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। अजैव निम्नीकरण क्या होते हैं दोस्तों? जो पूरी तरीके से अपघटित नहीं होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन। तो दोस्तों ये सब अजैव निम्नीकरण में आते हैं। तो इनका प्रयोग दोस्तों कम करना चाहिए, कम करने चाहिए। आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। कचरा कचरा निपटने से कचरा निपटाने से कचरा निपटाने कचरा निपटाने से पूर्व कचरा निपटाने से पूर्व उसका उचित तरीके से उचित तरीके से पृथक्करण उचित तरीके से पृथक्करण कर लेना चाहिए। उचित तरीके से पृथक्करण कर लेना चाहिए। अजैव निम्नीकरण पदार्थों को अजैव निम्नीकरण पदार्थों को अजैव निम्नीकरण पदार्थों को पुनः चक्रण के बाद पुनः चक्रण के बाद काम में लाना चाहिए। काम में लाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि कचरा प्रबंधन किस तरीके से कार्य करता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके मुख्य टॉपिक यानी मुख्य बिंदु। तो दोस्तों देख लेते हैं हैशटैग नंबर 1, इसके मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला बिंदु देख लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों पहला बिंदु, पर्यावरण में 21% ऑक्सीजन तथा 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन पाई जाती है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि हैशटैग नंबर 1 में क्या है, यानी पर्यावरण में 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। बाकी दोस्तों अक्रिय गैसें होती हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि पर्यावरण दिवस। दोस्तों जो पर्यावरण होता है वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों मनाया जा रहा है 5 जून 1974 से। यानी सबसे पहले कब मनाया गया था? 5 जून 1974 में। जब से दोस्तों हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और इस हर जगह पेड़ों को अत्यधिक मात्रा में लगाने के लिए लोगों को गोष्ठी करते हैं, उन्हें उसके बारे में, उसकी हानियों, उसके लाभ के बारे में बताते हैं कि पर्यावरण से क्या लाभ होते हैं और पर्यावरण ना सुरक्षित होने से क्या क्या हानियाँ होती हैं। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट देख लेते हैं।
अब अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान शांति घाटी केरल में है। दोस्तों जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता जैव विविधता ऐसी एक जगह है, ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सभी जीव जंतुओं को रहने, पोषण, प्रजनन और अपना जीवन यापन करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। वह स्थान दोस्तों क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। भारत में दोस्तों सबसे अधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो केरल के शांति घाटी में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है, और दोस्तों जहाँ पर बारिश होगी वहाँ पर वनस्पतियाँ होंगी, और जहाँ पर वनस्पतियाँ होती हैं वहाँ पर सभी जीव जंतु आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए वनस्पतियाँ होती हैं। दोस्तों वो वनस्पतियाँ यानी पूरी तरीके से शाकाहारी होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं दोस्तों, और जो उत्पादक होते हैं वो हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ होती हैं। तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान दोस्तों जो है वो शांति घाटी केरल में पाया जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट। तो दोस्तों अगला पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। दोस्तों इस समय प्रेजेंट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने से जो प्रतिदिन गर्मी का लेवल है दोस्तों वो बढ़ता जा रहा है, और हर साल की साल दोस्तों तुलना में हर साल अत्यधिक मात्रा में गर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण हो रहा है दोस्तों। और प्रत्येक देश क्या है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन कर रहा है दोस्तों। भारत जो है वो विश्व में 7वें नंबर पर सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने वाला देश है दोस्तों। चीन जो है वो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन देश है दोस्तों। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो उत्सर्जन होता है वो चीन में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस दोस्तों कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग में ये जो ओजोन परत बनी होती है उस ओजोन लेयर को ये कमज़ोर बनाती है, जिसके कारण से जो सूर्य का प्रकाश है यानी जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं जब वो सीधे पृथ्वी पर आएंगी तो दोस्तों जैसे किसी मनुष्य के हाथ पर पड़ जाएंगी पराबैंगनी किरणें तो उससे उसे त्वचा कैंसर होने का खतरा हो जाता है दोस्तों। और सूर्य से बहुत सारी घातक किरणें निकलती हैं, हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा घातक होती हैं गामा रेज, उसके बाद में एक्सरेज होती हैं, फिर पराबैंगनी होती है दोस्तों, उसके बाद में फिर होता है विजुअल रेज यानी दृश्य प्रकाश जो हम लोगों के रूप में यानी धूप, जो दोस्तों धूप के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसमें विटामिन डी उपलब्ध होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया, ये 6वां चैप्टर था क्लास 10th की फिजिक्स का। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। अगर चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोगों के जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने हैं, आप लोगों के एग्जाम में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस की दोस्तों अच्छे से इस चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। आप लोग सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और दोस्तों उन सब चीज़ों के आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक ऑब्जेक्टिव सीरीज में। इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव मुख्य क्वेश्चन होंगे दोस्तों उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आपकी सफलता ही दोस्तों हमारा मुख्य उद्देश्य है। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।